सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया है। 10 मार्च को गिरेगी बीजेपी की सरकार। तो विधानसभा चुनाव को लेकर संजय राउत ने बड़ा अहम बयान दिया है और कहा है कि 10 मार्च को बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। 10 मार्च को दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और ऐसे में संजय राउत ने कहीं ना कहीं ये इशारा दिया है कि अब बीजेपी की जो सरकार है वो गिरने वाली है। सेंट्रल एजेंसीज को लेकर सरकार गिराना चाहते हैं तो गिराने दो। पर पश्चिम बंगाल का चुनाव था तो पश्चिम बंगाल हम जीत जाएंगे, फिर राज्य की सरकार गिरेगी, ऐसा कहा था, वो नहीं हुआ। फिर तमिलनाडु में सरकार हमारी आएगी, फिर यहां गिरेगी, नहीं आ गए। तो गिराने की कोशिश जारी है, खुद गिर जाएंगे हम। राजनीति में जीत ही सर्वोपरि मानी जाती है। साम दाम दंड भेद सभी का सहारा लिया जाता है। फिर भी कुछ मुद्दे जो हमेशा जिंदा रहते हैं, जिन्हें राजनीतिक दल चाहकर भी दरकिनार नहीं कर पाते। इन्हीं मुद्दों का असर लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव में नजर आता है। 2022 चुनाव की रणभेरी बजते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। 14 फरवरी को यूपी में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और इसी के साथ उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग होगी। किस राज्य में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। पांच राज्यों में चुनावों के बीच 14 फरवरी को अहम पड़ाव है। 14 फरवरी को 3 राज्यों में वोटिंग होनी है। यूपी में दूसरे चरण का मतदान, तो उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर एक ही फेज में इलेक्शन होंगे। 14 तारीख को वैसे तो 3 राज्यों में वोटिंग होगी, लेकिन सबका जोर ज्यादातर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पर है। हर कोई उत्तराखंड की बागडोर को अपने हाथ में चाहता है। कांग्रेस 5 साल बाद वापसी के लिए बेकरार है, तो बीजेपी सत्ता बचाने के लिए जोर लगा रही है। एक नजर उत्तराखंड के चुनावी मुद्दों पर डालते हैं। उत्तराखंड के बड़े मुद्दे: रोजगार, भू कानून, स्वास्थ्य सेवा, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, ऑल वेदर रोड, जल जीवन मिशन, कोविड और बदलते सीएम। शुक्रवार को प्रचार अभियान थमने से पहले सभी पार्टियों के दिग्गजों ने उत्तराखंड में ताल ठोकी। विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने मां नैना देवी, देवभूमि के देवताओं को नमन किया। मैं मानस खंड की पवित्र भूमि से मां पूर्णागिरी देवी, चैती देवी, मोटेश्वर महादेव और पंच मंदिर को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। कोरोना काल में रैली को भव्य बनाने के लिए पीएम मोदी ने रुद्रपुर की जनता का आभार जताया। साथ ही पीएम ने उत्तराखंड में लोगों को कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज 100% लगने पर धामी सरकार को बधाई दी। रैली करना संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन देश की ताकत, उत्तराखंड के लोगों की ताकत ने आज इस रैली को सच करके दिखाया है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आज उत्तराखंड के पास वैक्सीन की सुरक्षा कवच है। हमारे उत्तराखंड ने रिकॉर्ड समय में 100% आबादी का सिंगल डोज वैक्सीनेशन करके दिखाया है। रुद्रपुर पहुंचे पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि आज उन लोगों की उत्तराखंड की संस्कृति की याद आ रही है जो भारत को राष्ट्र मानने को तैयार नहीं। आपके बीच आकर
झूठ का चौगा लगा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि उत्तराखंड में घोटाले के चौके छक्के लगाते रहे, ऐसा ही उनका चरित्र है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ मिलकर मां गंगा को भी इन्होंने नहर घोषित कर दिया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रचारकों ने उत्तराखंड में पूरी ताकत झोंकी। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून के सहसपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड की जब रचना होती थी, इसके लिए आंदोलन होता था, उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या हो। आज आपके सामने जब कांग्रेस के नेता वोट मांगने आए तो देवभूमि के वासियों ये जरूर पूछना कि रामपुर तिराहा पर हमारे बच्चों पर गोली किसने चलाई थी। देहरादून में जनसभा के बाद गृह मंत्री हर की पैड़ी गए और गंगा आरती में शरीक हुए। उनके साथ नेताओं का हुजूम था। भक्ति भाव में लीन गृह मंत्री ने मां गंगा से जीत का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में चुनावी बाजार के बीच सीएम धामी ने कॉमन सिविल कोड का राग भी छेड़ा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक कमेटी बनाएगी। अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते होगा। सीएम धामी के क्षेत्र खटीमा में शनिवार को प्रियंका गांधी पहुंची। प्रियंका गांधी ने खटीमा से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर वोट खरीदने का आरोप भी मढ़ा। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद की, कोरोना फैला दिया पूरे देश में राजनीति करके। तो हम क्या करते, मैं पूछना चाहती हूँ। आपके भाई बहन सड़क पे चल के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं था। क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देते? ऐसे बच्चे थे जो साइकिल पे अपने माँ बाप को बिठा के चला रहे थे 600 किलोमीटर दिल्ली से बिहार तक। मुझे याद है मैसेज आते थे, हम उत्तराखंड के हैं दीदी, कहीं ना कहीं से हमें मदद कर दो, खाने को नहीं है, एक दिन का खाना बचता है, हमें मदद कर दो। मुझे याद है हमने कितनी जीपों का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम किया। क्यों किया? उत्तराखंड में चुनाव के बीच यूपी में दूसरे चरण के लिए चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। तमाम राजनीतिक दलों को फोकस अब दूसरे चरण के मतदान पर है, जो 14 फरवरी को होना है। दूसरे चरण में 9 जिलों के कुल 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनावी मुद्दे क्या हैं, वो आपको बता दें। यूपी चुनाव के बड़े मुद्दे: बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कोरोना प्रबंधन, हिजाब विवाद। दूसरे चरण के लिए चुनावी अभियान खत्म हो चुका है, लेकिन इसी के साथ तीसरे चरण के लिए जोर लगने लगा है। पीएम मोदी ने कन्नौज में रैली की। पीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद परिवारवादियों की नींद उड़ गई है। जो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर वोट बांट देंगे, उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। गोर परिवारवादियों को
सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। यूपी उत्तराखंड के साथ 14 फरवरी को गोवा में भी वोट पड़ेंगे। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में काबिज होने के लिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस जोर लगा रही है, जबकि बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। ओवैसी के हिजाबी प्रधानमंत्री के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधा है। मुस्लिम महिलाएं ओवैसी के साथ नहीं हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं। ओवैसी एक कट्टरवादी नेता है। इस वक्त का बड़ा बयान आपको बता दें, बीजेपी ने पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन एक हिजाबी महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो हिजाब विवाद पर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह ने पलटवार किया, निशाना साधा और कहा कि मुस्लिम महिलाएं तो ओवैसी के साथ हैं ही नहीं, महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। हल्का गुन्नौर से बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा का पंजाब चुनाव को लेकर क्या कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। गुन्नौर विधानसभा में आए थे। आज बड़ा गुन्नौर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, गुन्नौर के जो हमारे साथी हैं, भाई बहन हैं, सभी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से। किन मुद्दों को लेके आप गुन्नौर में उतरे हो? मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा, मुद्दे कोई एक नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। एक तो यहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं, नशा बहुत है, मेडिकल की सहूलतें बिल्कुल कम है, एजुकेशन का सिस्टम बढ़िया नहीं है, बहुत मुद्दे हैं। और यहाँ जो पूर्व विधायक रहे हैं और पंजाब सरकार ने जो लॉलीपॉप जो वादे किए थे, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। मदन लाल जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि मैंने गुन्नौर का बहुत विकास कराया, कैसे लेते हो? विकास नहीं करवाया उन्होंने, विनाश करवाया। विकास हुआ होता तो हमारे जो नौजवान हैं आज वो बेरोजगार ना घूमते। मैंने आपको पहले ही बताया कि युवाओं को रोजगार नहीं है, घर घर में नौकरी देने की बात की थी पंजाब सरकार ने। उन्होंने अपने बेटे को डायरेक्टर लगाया बिजली बोर्ड का, किसी साधारण परिवार के युवा को काम पे नहीं लगवाया। गुन्नौर में बड़े दिग्गज आए हैं, चंदू माजरा साहब आया है, गुरलाल आया है, मदन लाल जलाल पे, किसको लेते हो आप अपना कंपटीटर? मैं किसी को नहीं लेता, मैं गुन्नौर का रहने वाला हूँ, यहीं चुनावों से पहले भी यहीं हूँ, चुनावों के बाद भी यहीं हूँ। लोगों को पता है ये सब बाहर ही हैं। अब ये 2 महीने से गुन्नौर में है,
इलेक्शनों के बाद इनमें से कोई नहीं मिलेगा। उनका बेटा पहले भी यहीं था, चुनावों के बाद भी यहीं है। पहले भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, चुनावों के बाद भी ऐसी सेवा करेंगे। लोग विश्वास बीजेपी से किसान नाराज थे, क्या लगता है उनको मना पाओगे? किसान हमारे भाई हैं, हमारा बहुत अच्छा उनसे भाईचारा है। आप देख सकते हो कि आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी रैली में किसान भाई भी आए थे, तो हमारे गन्नौर विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है। ये थे विकास शर्मा जी जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसवीर सिंह।